नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान पर अमेरिका की नजर है, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन क्या ये बात दुनिया जानती है कि ईरान के सख्त तेवर अमेरिका के कदमों में बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं? जिस अमेरिका ने वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा से लेकर मैक्सिको तक अकेले हड़कंप मचा रखा है, वही अमेरिका ईरान तक आते आते क्यों सहम जा रहा है? तो क्या ट्रंप का इस किले को भेद पाना मुमकिन नहीं है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। या यूं समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन, रूस और किम जोंग उन की चौकड़ी के आगे डर गए हैं। आखिर माजरा क्या है? इसी पर आज सबसे बड़ी चर्चा डिटेल से आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट जानेंगे कि इसकी कहां सैन्य बंदोबस्ती दिख रही है। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान से डरा हुआ है अमेरिका? क्या ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में फंस गया है? और कहीं ना कहीं क्या इस मिडिल ईस्ट में अपनी घेरेबंदी को लेकर टेंशन में है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। वेनेजुएला में एक रात में अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ईरान में अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि हलचल सिर्फ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यहां ईरान भी पूरी जंगी तैयारी में है। और ईरान के साथ साथ यहां पर ईरान की चौकड़ी भी है। मतलब ईरान, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया। और ये जो चौकड़ी है इस इलाके में, वो अमेरिका के एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के एक एक युद्धपोत, एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एक बयान, एक एक मूवमेंट, सब कुछ। खास करके रूस और चीन बहुत करीने से इन फैसलों को, इन मूव्स को, इन आदेशों को देख रहे हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल जाकर तुर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की मध्यस्थ के तौर पर संकट कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा कि फरवरी में चीन और रूस के साथ यहां पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करेंगे। इसमें ईरानी नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। और ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं है। अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़े जंगी बेड़े, मिडिल ईस्ट में ईरान की सीमा पर खड़े हैं। और ईरान कह रहा है रशिया और चाइना के साथ वो नेवी एक्सरसाइज करने वाला है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी ईरान को कुछ तो बैकअप है रशिया और चाइना से, जिसे ईरान भी अमेरिका के सामने ना झुकने को और ना ही पीछे हटने को तैयार है। हाल ही में हुए वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घटना ने पूरी दुनिया को चौंकाया, जिसके बाद रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े ताकतवर देश भी अमेरिका को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। अमेरिका का भी हौसला जागा वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद, तो अमेरिका ने ईरान की तरफ आंख उठाना शुरू किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यह सोच रहे हैं कि यहां पर एक फैसला कोई गलत कदम साबित ना हो जाए। अमेरिका का रुख अब भी सख्त है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अमेरिका दांत तो दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर एक्शन को लेकर अमेरिका गोलमोल जवाब देता है। कहते हैं बातचीत का चैनल भी ओपन है, टर्की मीडिएशन कर रहा है। यहां ईरान और अमेरिका आमने सामने, लेकिन बातचीत का हवाला दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि अगर जंग हुई या हमला हुआ तो जीत अमेरिका की ही होगी इस इलाके में। हो सकता है अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर फंस जाएं और इसके पीछे शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन हो। क्योंकि जिनपिंग को पता है कि अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्शियन गल्फ में, ओमान की खाड़ी में ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उधर ताइवान में उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और वहां वो खेल कर जाएगा साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका हल्का हो जाएगा अगर उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर सिंक होते हैं या फिर समंदर में दफन होते हैं तो।
और अगर आप अमेरिका की वॉर की हिस्ट्री भी देखेंगे तो अमेरिका ने जमीन पर आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है। 1945 के बाद से अमेरिका ने मुख्य रूप से 5 बड़े युद्ध लड़े, या किसी ऑपरेशन की बात नहीं, प्रॉपर वॉर की बात यहां हो रही है। कोरिया, वियतनाम, इसके बाद खाड़ी युद्ध, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान। इसके अलावा सोमालिया, यमन, लीबिया में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे। बड़े वॉर, ग्राउंड में जो युद्ध लड़े गए, जमीन पर जो युद्ध, आमने सामने के युद्ध लड़े गए, इसमें 1991 का खाड़ी युद्ध छोड़ दे तो बाकी सभी में अमेरिका को रणनीतिक या आंशिक हार का सामना करना पड़ा। तो अब स्थिति क्या है, यह भी समझा जाए कि अमेरिका ईरान के पीछे ना हटने की वजह से अब अपने ही कदम पीछे खींच लेना चाहता है। ईरान का मैसेज क्लियर, अगर हमला हुआ तो जवाब अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को महसूस होगा। तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन यूनिट्स को हमने हाई अलर्ट पर रेडी टू फायर मोड में रख दिया है। हाई रेडीनेस में तमाम मिसाइल्स ईरान ने खड़े कर दिए हैं। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देना चाहता है। अब ये टकराव क्यों खतरनाक है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई। कौन कौन है एक तरफ है अमेरिका प्लस इजराइल प्लस नेटो, दूसरी तरफ है ईरान प्लस प्रॉक्सी मिलिशिया जिसमें हूती, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय ताकतें हैं। इसके अलावा रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। यानी अगर यहां पर एक भी मिसाइल फायर हुई, एक भी गोली चली तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलगेगा। यहां तक कि कहते हैं कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाले। और सिर्फ ये जंग ही नहीं होगी, यहां पर क्या क्या और दांव पर होगा। यहां पर तेल सप्लाई दांव पर होगा, ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लगेगी, वर्ल्ड सिक्योरिटी दांव पर लगेगी। और टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में एक साथ 7 धमाके हुए हैं। कितने? 7 धमाके। इजराइल और अमेरिका भी पीछे हट गए और कह रहे कि इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर ईरान के अंदर 7 धमाके किसने कराए? और वो भी मिसाइल लेवल के धमाके। मतलब धमाकों का रेंज इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी आईसीबीएम ने हिट किया है या किसी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। तो तनाव और बढ़ गया है। और अमेरिका और इजराइल कह रहे इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उनको ये सफाई क्यों देनी पड़ गई? जाहिर सी बात हो, ईरान के एक्शन को लेकर डरे हुए हैं। लेबनान से लेकर सीरिया और इराक और यमन, पूरा मिडिल ईस्ट आग की जद में है। तेल सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी सब दांव पर है। डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है, भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, मूवमेंट बहुत तेज है, तैयारी बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। मैसेज क्लियर है, महायुद्ध का किसी भी दिन नहीं बल्कि किसी पल शुरुआत हो सकती है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध होगा नहीं, सवाल यह है कि इस तनाव को कम करने की दिशा में क्या काम होगा। और सवाल यह है कि जो ईरान पर जो हमला हुआ है, 7 हमले एक साथ हुए हैं, क्या वो हमले इसी जंग को शुरू कराने के लिए तो नहीं कराए गए? और इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे अमेरिका वाया पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे मोसाद है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बहुत जरूरी है। और अमेरिका का डर आपको साफ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल तेज टिक्को जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तहे दिल से आप सभी का। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में सभी मेहमानों के साथ। पहला सवाल मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी से लेना चाहूंगा। आखिर अमेरिका क्यों घबरा रहा है मिडिल ईस्ट में? क्या ये चौकड़ी जो बनाई है ईरान ने रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, इसकी वजह से या कोई और रीजन भी है? मेजर जनरल अनुज माथुर जी। जय हिंद विवेक। देखिए, मैं आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। कई दफा मैं ये बात कह चुका हूं। ये बात समझने की होती है कि शक्ति का जब आपस में आप उसका जो वो करते हैं किस कंपैरिजन,
कंपैरिजन में आपके पास क्या है उससे ज्यादा आवश्यक ये होता है कि आप उसमें से किस चीज को पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। आज अमेरिका की सेना 12 लाख 15 लाख जितनी भी हो सकती है, क्या वो 15 लाख सैनिक आप ईरान में ला करके उससे ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो इसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि आपने क्या उसको वहां पर ला करके पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई करने की क्षमता आपके अंदर है। और आज अमेरिका ने दिखा दिया, उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हमारा एक आर्माडा चल रहा है, बहुत बड़ा फ्लीट आगे चल फ्लोटिला आगे चल रहा है। मैं आपको इतना बता सकता हूं, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं कि अब्राहम लिंकन की ताकत कितनी है और वो क्या क्या करने में सक्षम है। F-18 उसके पास हैं, F-35 उनके पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, लेकिन वो 60 मिसाइल का अटैक एक साथ आने वाला रोक सकते हैं। क्या वो 600 मिसाइल का अटैक रोक पाएंगे? और मैं आपको इतना बता रहा हूं विवेक कि एक मिसाइल अगर अब्राहम लिंकन पे जाकर के गिर गई, इट विल बी ए ह्यूमिलिएशन फॉर द माइटिएस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात अमेरिका समझता है। दूसरी बात, अमेरिका को यह बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। जो वेनेजुएला में वो कर पाए वो ईरान में करना संभव नहीं है। 6 लाख ईरान की आर्मी है, 2 लाख ईरान की IRGC है, उनके पास ओपन सपोर्ट रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ओपन आउटराइट सपोर्ट है। वो लोग आकर के रूस और चीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये तमाम चीजें अमेरिका को नजर आ रही हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि तेवर डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि वहां पर अगर कुछ हुआ तो उनके जो 40,000 सैनिक अलग अलग 8-9 जगह पर पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। ईरान के पास डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करने की क्षमता, 1 मिनट और क्षमता ना हो, लेकिन उन तमाम 8-9 बेसिस को वो निश्चित रूप से हमला कर सकता है। जून 25 में उन्होंने दिखा दिया है कि वो किस प्रकार से हमला करने की ताकत रखते हैं। इजराइल के ऊपर जितनी मिसाइल, 650 मिसाइल और 1000 ड्रोन उन्होंने दागे थे, इजराइल का सारा डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आया था। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अभी इस बात को समझ रहा है कि वहां पर उन ईरान के साथ पार पाना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से वो बातचीत का, तुर्की का, इन तमाम चीजों का सहारा लेकर के एक 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 फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की तरफ मुझे लगता है बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी विवेक। देवनाथ सर, ईरान के अंदर जो अटैक्स हुए इस बारे में जानकारी आपको मिलेगी, उसकी तस्वीर मैं स्क्रीन पे अभी रख देता हूं। ऐसे धमाके ऐसा लग रहा है ICBM ने हिट करा है या फिर किसी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट करा है। अब कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल पीछे हट गए, कह रहे हैं हमारा इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। ये फेस सेविंग है, कवर अप है या फिर डर है? और ये हमला किसने कराया होगा? विवेक देखो, अगर हम इन एक्सप्लोजन्स और उसका जो धमाका है उसका बैटल डैमेज असेसमेंट करें तो डेफिनेटली इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये टिपिकल क्लासिक सिग्नेचर डैमेज है। जब भी कहीं पे गैस बड़ी तादाद में आग पकड़ लेती है, यानी ये गैस एक्सप्लोजन है। वो ऐसे बता रहा हूँ कि जब हाई एक्सप्लोसिव का हमला होता है तो जो शॉक वेव है वो इतने द्रुत गति से बिल्डअप होती है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसमें कंक्रीट में तरेड़ आ जाती है। जब गैस का एक्सप्लोजन होता है तो शॉक वेव मजबूत होती है, लेकिन जो प्रेशर वेव आती है उससे नुकसान काफ़ी होता है, लेकिन कंक्रीट आमतौर पर तरेड़ नहीं पड़ती है। इन एनी केस ईरान की सरकार ने भी अब बयान जारी कर दिया है कि ये गैस लीक से हुआ था। इस तरह के गैस लीक से भयंकर एक्सप्लोजन हम इसके पहले लंदन में 10 साल पहले और न्यूयॉर्क में आज से करीबन 7 या 8 साल पहले देख चुके हैं, जहां सड़क के नीचे गैस पाइपलाइन में एक्यूमुलेशन के बाद एक्सप्लोजन हुआ था। तो एक और चीज जो हम देखना चाहेंगे कि बंदर अब्बास में जो ये एक्सप्लोजन हुए हैं, इन एक्सप्लोजन्स का कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है। एक सेकंड के लिए अगर मान ले कि ये एक्सप्लोजन्स अमेरिका ने करवाए, तो अमेरिका ने, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें, लास्ट ईयर जून के भी जो हमले देखें,
हमले क्लियरली कन्फाइंड थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। आम आबादी की जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं उस पर कभी अमेरिका ने हमले नहीं किए ईरान के अंदर। जी नहीं, लेकिन एक साथ 7 हमले, ये भी तो क्वेश्चन है। मैं जा रहा हूं कर्नल साहब के पास, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, एक साथ 7 हमले और इधर अमेरिका इसराइल का कहना कि भाई हमारा इस हमले से कोई भाई आपको सफाई पेश करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? आप तो सुपर पावर हैं। देखिए, ऐसा है, जो इनका युद्ध हो रहा है या 12 दिन का अभी कुछ युद्ध हुआ था, हाँ अमेरिका इजराइल एक साइड जी। और ईरान उसके प्रॉक्सीज एक साइड, इसमें आपने देखा होगा ओवर्ट ऑपरेशंस भी हुए और कोवर्ट ऑपरेशंस भी हुए। और इसराइल का तो एक सबसे बड़ा जो उनका हथियार है वो है कोवर्ट ऑपरेशन, और इस वजह से उन्होंने ईरान के कई सारे साइंटिस्ट को, कई सारे जनरल्स को, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिग्रेड करने के लिए उन्होंने वो किया है। सब वो सब कोवर्ट ऑपरेशन से हुआ। तो ये 7 जो धमाके हुए हैं, कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये खुद ब खुद हुए। इसमें हाथ भी हो सकता है इसराइल का, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, इसमें कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस का कुछ लग रहा है मेरे को, इंडिकेशन तो है इसमें। जी अब दूसरी बात ये है, कई दिनों से हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो डिले अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर या इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं थी। और ये आपको मालूम है, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत दूर दूर से आना था। एक तो साउथ चाइना सी से आना था, बहुत टाइम लगा उसको। बिल्कुल। जब तक आपके फोर्सेस कंसंट्रेशन एरिया में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सोच ही नहीं सकते युद्ध की। क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि, मतलब नॉट दुनिया लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि अरे वेनेजुएला में तो 5 घंटे 6 घंटे में सब ऑपरेशन खत्म हुआ। वेनेजुएला अलग है, ईरान अलग है। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, और जब से शाह रजा पहलवी वहाँ से हटाए गए, एक फॉरेन पॉलिसी का बेसिक जो उनका फंडामेंटल है वो है एंटी अमेरिकनिज्म। और एंटी अमेरिकनिज्म के लिए वो न्यूक्लियर हथियार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई मिडिल ईस्ट में इजराइल है, और इजराइल और ईरान की आपस में सदियों से दुश्मनी चल रही है, तो उसको घेरने की कोशिश करी इन्होंने। तो मैं मानता हूं कि ईरान के ऊपर हमला करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसमें चीन और रशिया भी आ चुका है। अब अमेरिका के पास क्यों इस युद्ध को टाल रहे हैं, लग रहा है हमें टाल रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो रजीम चेंज है, दूसरा ईरान में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने चाहिए, और उनका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम उनको कट करना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करने की वो रेंज बढ़ा रहे हैं हमने। तो ये 3 चीज़ों में अमेरिका कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन क्या अमेरिका इन 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए उतनी कीमत अदा करने की इच्छा रखता है, वो पॉइंट है। क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे पहला नुकसान जो है वो इजराइल को होगा। इजराइल छोटी सी कंट्री है, और अगर उनके, और आपने देखा होगा 12 दिन के युद्ध में काफ़ी सारे रॉकेट अटैक जो आयरन डोम को क्रॉस करके, उनको चीर करके वो गिरे ये इजराइल के ऊपर, और इजराइल में नुकसान काफ़ी हुआ। उनके पास कितनी छोटी सी तो ज़मीन है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 1 करोड़ के से कम है, तो उनको नुकसान बहुत हो जाएगा। तो क्या इजराइल इस नुकसान को झेल पाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अमेरिका अपने ग्राउंड ट्रूप्स कभी उसमें लाएगा ही नहीं ईरान, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने खुद ही बताया, जितने भी युद्ध अमेरिका ने ग्राउंड ट्रूप्स को इस्तेमाल करके किए, वो हर जगह मार पड़ी है उनको। कोरिया में मार पड़ी, इराक में भी मार पड़ी, उसके बाद वो वहाँ रहे, सद्दाम हुसैन को उठता था, लेकिन उनके नुकसान बहुत हो गया। अफगानिस्तान में आपने देखा, इस वजह से सिंबॉलिक विड्रॉल। तो अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है युद्ध होगा मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, रॉकेट से, और कोवर्ट ऑपरेशन से। यही चीज़ ईरान भी इस्तेमाल करेगा। उनके पास 5-6 टारगेट है वहाँ पर। कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मिलिट्री बेसिस है, और इनके ऊपर 100% नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी सारा रॉकेट और मिसाइल
फोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल। और उनके उनके इतने प्रॉक्सीज है साथ साथ में, हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, हुतीज है। अच्छा, इराकी मलेशिया भी जो शिया वो है ना, भी है, हाँ। इराक में कम से कम 48% पॉपुलेशन शिया है। इराकी शिया और मलेशिया भी है। वो मलेशिया भी इराक से आ गई है ईरान के अंदर। आप आज की रिपोर्ट्स बता रही तो उन्होंने टनलिंग करी है जबरदस्त। तो मतलब ये है कि क्या अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो कितना नुकसान अपना झेलने की ताकत रखता है। मैं मानता हूं कि ये एक वजह है कि अमेरिका इसको टाल रहा है। दूसरी बहुत बड़ी बात है, आपने देखा होगा पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद सुन्नी इस्लामिक देश जो है वहां के अरब्स के, वो अमेरिका की सहायता करेंगे। इसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, कई सारे देश हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे देशों ने अमेरिका को मना किया उसकी धरती को इस्तेमाल करने के। यूए ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। इसका मतलब है जो ट्रंप सोचता था कि जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ये सब मेरी मदद करेंगे इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस्लामिक फीलिंग वापस आ गई है और वो अमेरिका को हमला नहीं करना। ये भी जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन है कि वो कर्नल अभी साहब, इस। इसमें एक और मामला मुझे ये लगता है कि आप कह रहे हैं कि वो इस्लामिक ब्रदरहुड वाली फीलिंग है। मुझे लगता है इसमें एक और पॉइंट ये हो सकता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो ना हो, लेकिन ये फीलिंग जरूर है कि ईरान की रॉकेट फोर्स और मिसाइल फोर्स ने जब हमला शुरू किया तो फिर मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा। 19 के 19 बेसेस हैं और सारे इस्लामिक कंट्री में, इसराइल को छोड़कर, वो सारे टारगेट पर हैं। तो मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि भाई आपने अगर ये जंग शुरू की तो जंग हम पर आ जाएगी, तो इसलिए हम आपको परमिट नहीं कर सकते इस जंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। वो भी ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें, सपोज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। हाँ, पाकिस्तान में 15% पॉपुलेशन शियाज की है। और आपने देखा होगा भारत से लेकर हर जगह पर जहां जहां शिया हैं उन्होंने खमैनी की हिमायत करी है। आपने बिल्कुल। देखा होगा जितने भी शिया, करगिल में हुआ, लखनऊ में हुआ, ये तो हिंदुस्तान की बात है। पाकिस्तान में 15% शिया है, तो पाकिस्तान वहां पर भी उनको मालूम है ये तो समस्या हो जाएगी, पॉलिटिकल समस्या हो जाएगी। तो ये सब चीजें सोचने के बाद अमेरिका, और आपको मालूम है प्रेसिडेंट ट्रंप तो बहुत ही इम्पेचुअस है, मतलब एक फैसला लेते हैं पर उसके ऊपर कायम रहते हैं, ये सोचने के बगैर कि इसका नुकसान कितना होगा। हाँ, तो मैं मानता हूं कि ये सब चीजें देखने के बाद अमेरिका शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक टेम्पररी हॉल्ट होगा, क्योंकि हर हालत में अमेरिका चाहेगा कि वहां पर आयातुल्लाह का रूल खत्म हो जाए। ये कैसे होगा हमें आगे देखना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 1979 से ही कोशिश कर रहे हैं, जब से खुमैनी आए थे वहां के रिजीम में। मैं विंग कमांडर आशीष जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। क्यों अमेरिका के कदम रुक गए? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में डर गया है? विवेक, बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एग्जैक्टली आई सल्यूट योर चैनल एंड यू फॉर रिलेंटलेस कवरेज, बिकॉज ग्लोबल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है और इस समय बहुत इससे इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ एग्जैक्टली। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज करने वाला स्टेटस है आफ्टर वेरी लॉन्ग, और रियल है, रियल है, हाइपोथेटिकल नहीं है। ये फोर्सेस थ्रेट रियल है, बिल्कुल सर। और जिस रैपिड चेंजेस की हम बात कर रहे हैं उसमें एक जो आज मेजर चेंज देखने को मिला, वो स्टांस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट हैज सॉफ्टनड। सब लोग जानते हैं, उन्होंने पहली बार बोला कि वी आर टॉकिंग टू देम। कल उन्होंने बोला था देयर आर नो डेडलाइंस, ये पूछने पे उन्होंने कहा था डेडलाइंस आर नोन टू ईरान। आज उन्होंने बोला है कि दे आर टॉकिंग टू अस एंड दे आर टॉकिंग कंस्ट्रक्टिव। तो ये एक मेजर स्टेप बैक की तरह दिखता है। और एट द सेम टाइम ईरान ने थोड़ा ऑफेंस बढ़ाया है अपने वर्बल चैलेंजेस में। उन्होंने कहा है इफ देयर विल बी एन अटैक फ्रॉम अमेरिका दिस विल टर्न इनटू अ रीजनल वॉर। अगर आप इसको कुछ और डेवलपमेंट्स के साथ देखें, जहां पर अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज, एक या दो एलाइज ने डिक्लेयर किया कि उनकी एयर स्पेस यूज नहीं होगी, और इजरायली ईरानियन लीडरशिप का ये बोलना कि इट विल बी अ रीजनल वॉर, ये एक अमेरिका को एक नई किस्म की धमकी है। नाटो ने ऑलरेडी कुछ क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया हुआ है। चाइना इज स्टिल गोइंग अहेड विद देयर लाइव प्रैक्टिसेस ऑफ वॉर इन द गल्फ विद ईरान, और ईरान का ये कहना कि इट विल टर्न इनटू अ रीजनल वॉर। इन तीनों चीजों को एक साथ जब आप इन कंट्रास्ट विद वन स्टेप बैक का जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का आज का नैरेटिव था,
उसको देखते हुए एक दो और इनपुट्स, एक जो अभी पैनलिस्ट ने बोला कि इराक ऑल्सो ज्वाइनिंग हैंड्स द 48% मिलिशिया, अगर वो एक में सच्ची इनपुट है तो बहुत मेजर है। और एक MI6 ने अपना हॉर्मुज के प्रति बताया है कि उसको कितनी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने उसकी माइनिंग करने के लिए, तो मतलब वो डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं। और इसके साथ एक और मेजर इनपुट जो आई है, एक अमेरिकन एनजीओ और एक वेस्टर्न यूरोपियन एनजीओ जो ईरान ह्यूमन राइट्स करके हैं शायद, उन्होंने जो नंबर ऑफ किलिंग्स बताई हैं ड्यूरिंग द अपराइजिंग इन ईरान इन द लास्ट 2 वीक्स, वो नंबर्स स्टार्टिंगली हाई हैं। एक ने 17,000 तक का नंबर दिया है, दैट 17,000 पीपल हैव बीन किल्ड, और दूसरे ने बोला है कि इट मे गो अप टू 25,000। द एक्चुअल किलिंग्स आर बिलो 10,000 बट वी आर स्टिल काउंटिंग। और इन दो इनपुट्स पे इमीडिएटली जो इनका माउथ पीस है अल जजीरा, उसने बोला है कि अप्रोप्रिएटिंग डेथ काउंट्स is actually a trigger intelligent step to manufacture international or global consent for an American attack। बहुत ही केयरफुली वर्डेड रिलीज है ये अल जजीरा का, जहां पे वो ऐसा लग रहा है कि उनको ये इनपुट्स मिली हैं कि अंदर जितनी, तो दिस गोज ऑन टू जस्टिफाई द ऑफेंसिव मूव ऑफ अमेरिका। वो अभी तक हम लोग सोच रहे थे 800 लोगों को मार दिया है खमैनी रजीम ने, या लेकिन अमेरिका के पास कुछ ज्यादा इनपुट्स रही होंगी, क्योंकि ये एनजीओ अब जिस नंबर्स की बात कर रहे हैं दैट क्वालिफाइज फॉर अ इंटरनेशनल इंटरवेंशन इनटू अ सोवरेन रजीम। तो अभी यहां से हमारे पैनलिस्ट सारे मेरे सीनियर्स ने सही एनालिसिस की है। व्हाट नेक्स्ट मे बी स्लाइट मॉडरेशन ऑफ अमेरिकन स्टैंड कि न्यूक्स को तो हटाइए दो, अपने यहाँ की टर्मोइल को, अपने यहाँ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से मैनेज करो। इट मे नो मोर बी अ रिक्वायरमेंट फॉर अ रजीम चेंज, जी इट मे बी द सेम रजीम विथ मॉडरेशन ऑफ द गवर्नेंस मॉडल। maybe the top leader or few leaders may be replaced by some more people being brought back from America or being bred inside Iran, ताकि वो एक नए तरह की डेमोक्रेसी की तरफ जो ये प्रेस कर रहे हैं वो करना चाहें। क्योंकि विवेक, चीन और रशिया भी इस बात को लेकर बहुत रिलेंटलेस फील कर रहे हैं कि अगर सारे एनर्जी सोर्सेज यूएस ब्लॉक कर देगा तो फिर चाइना का एनर्जी सेक्टर कैसे चलेगा। चाइना जी हाँ। आज भी 80% तक रिलाय करता है फॉसिल फ्यूल पर, डीजल पेट्रोल पर, क्रूड ऑयल पर, और वो ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंसी है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो अपने पूरे रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर को ग्रीन एनर्जी के ऊपर छोड़ दे। उसको भी क्रिटिकल मिनरल को रिफाइन करना है तो उसको क्रूड ऑयल, कच्चा तेल चाहिए उसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। नंबर टू, 90%, 80 to 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड इज टू चाइना। एग्जैक्टली। और उसका 30, 40, 50% हॉर्मुज से जाता है। तो मेरे असेसमेंट में वो उसको MI6 की जो एंटिसिपेशन है कि उसको वो डैमेज करना चाहेंगे। हालांकि ये सही है, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मुज का जो नैरोएस्ट पॉइंट है 33 वो किलोमीटर एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20 किलोमीटर के आसपास की अच्छा। आपकी होती है वाटर बॉडी, किसी भी ओशन में आपका होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स बोलते हैं। लेकिन नैरोएस्ट पॉइंट पे वो इतना पतला है कि या तो ओमान या तो ईरान के वाटर में घुसना है आपको। ये जितनी भी क्रूड कैरिंग शिप्स होती हैं तो उनको वो स्टॉप कर सकते हैं, बट डैमेज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका अपना सप्लाई लाइन जिसपे वो सरवाइव करते हैं, ईरान जिसपे सरवाइव करता है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो लाइक द मेजर जनरल सेड, वो एरियल अटैक्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम करेंगे इजराइल पे और अमेरिकन फोर्सेस इन द गल्फ, नॉट द अमेरिकन फोर्सेस इन देयर फ्रेंडली कंट्रीज। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां अमेरिकन बेसिस हैं, शायद उसको इनिशियली टारगेट नहीं करेंगे, बट अ बराज ऑफ एरियल वेपन्स में लैंड अप एट द कैरियर ग्रुप और इजराइल टू गिव इट अ न्यू ट्विस्ट। ये मेरे को अभी की मेरे को ये असेसमेंट लगती है। विवेक, मेजर जनरल अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनु सर। देखिए, मैं यही कह रहा था। देखो विवेक, सबसे बड़ी बात क्या क्या होती है कि आज अमेरिका को सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वहां पर क्या आ रही है। अमेरिका जो ईरान की आर्मी है, ईरान की आर्मी एक रेडिकलाइज्ड एंड प्रो करंट रेजिम आर्मी है, और उसका माइंड सेट आप चेंज नहीं कर सकते।
आईआरजीसी का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते। रजीम चेंज जो है, रजीम चेंज वेनेजुएला में खो पाया क्योंकि वेनेजुएला के बाकी लोग बिक चुके थे। ईरान में एक भी व्यक्ति बिका हुआ नहीं है। और एक थोड़ा सा मैं आशीष जी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि आप 17,000 अगर मान लीजिए मौतें हो गई हैं ईरान में, फिर भी अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो जाकर के किसी सॉवरेन कंट्री में इंटरवेंशन करे। आपके पास यूनाइटेड नेशंस है, आपके पास और दुनिया की और चीजें हैं। ये निर्णय अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे। ये जो ग्लोबल पॉलिसिंग है, मुझे लगता है यही चीज जो है आज पूरी दुनिया में जो कि इसको नहीं पसंद किया जा रहा है। और मैं अमेरिका से ही बोल रहा हूं, अमेरिका में भी इस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये आप देखने की समझ, ये बातचीत करेंगे। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बर्बाद तबाह करने का इशू नहीं है। इशू ये है कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके पास इतने अच्छे कंट्रोल में है कि आप वहां पर उसके सारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉशन लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। ये करने के लिए मुझे लगता है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, उनको खतरा सिर्फ इसी बात का है। सिर्फ चाइना ही नहीं है, पूरी दुनिया का 20% जो जो एनर्जी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नेचुरली उसको कंट्रोल करके उसको डोमिनेट करता है, उसके ऊपर पूरा उसका कंट्रोल है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका भी इस बात को समझता है और एक भी मिलिट्री सेटबैक गल्फ में अमेरिका के लिए एक बहुत नहीं, जबरदस्त मिलिट्री ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिएशन यहाँ होगा। चाइना रशिया की क्या भूमिका है? बिल्कुल चाइना रशिया बिल्कुल साफ है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या वजह थी। वेनेजुएला का बार बार मैं इसका कंपेयर कर, वेनेजुएला इज इन द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। अब जो मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में चाइनीज और रशियन स्टेक्स बहुत हाई हैं। वो चाहते नहीं है कि मिडिल ईस्ट का पूरा जो कंट्रोल है, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर अंदर अमेरिका पूरी तरह से वहां पर हावी हो जाए। चाइना, ईरान एक ऐसी शक्ति थी, ऐसा राष्ट्र था जो कि अमेरिका की हेजेमनी को मिडिल ईस्ट में कर रहा था और काउंटर करने की क्षमता रखता है। तो मेरा यह मानना है कि किसी भी कीमत पर रूस और चीन आप चाहे अमेरिका को ईरान के ऊपर अपना आप को थोपने नहीं देंगे। और इसका प्रमाण मिल रहा है। लगातार चीन से मालवाहक हवाई जहाज आ रहे हैं, तेहरान में लैंड हो रहे हैं। उसमें क्या आ रहा है ये आप और मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं। रशिया ने बिल्कुल साफ वार्निंग दे दी है कि अगर कुछ वहां पर हुआ तो हम इसके साथ हैं। तो ये जो चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो 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 एक नया वो है, वो पूरी तरह से फिजिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बात आप मान लें। और इसी वजह से अमेरिका को खतरा है, अमेरिका को घबराहट है। पहली बात, इतनी दूर जाकर के आप इतनी आसानी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। प्लस आपके पास इतने सारे वल्नरेबल पॉइंट्स आपने वहां पर दे रखे हैं क्रिएट जिनको कर कि रखे हैं। ईरान आसानी से कर सकता है। और तीसरा, किसी भी प्रकार का मिलिट्री, अगर अब्राहम लिंकन सिंक हो जाता है, दैट वुड बी नहीं, एक्सट्रीम और वो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ईरान ह्यूमिलिएशन। के पास कि वो इब्राहिम बिल्कुल लिंकन को सिंक वही कर मैं कह रहा सकते था, हैं। कैपेबिलिटी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप 60 मिसाइल, 100 मिसाइल के अटैक रोक सकते हैं। जब 500 मिसाइल का बना जाएगा, आप कैसे वहां से निकल के जाएंगे? आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करें, जो जी। जापानीज पायलट्स थे, वो इनके पास भी उसी प्रकार के जज्बे वाले लोग हैं। वो जापानीज पायलट ने जो हवाई जहाजों की चिमनियों में अपने जहाज को अपने साथ साथ उतार दिया था ताकि वो जहाज को सिंक कर दें। इस प्रकार का कोई आत्मघाती हमला भी ईरान करने में सक्षम है। तो मेरा यह मानना है कि जब इस प्रकार का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस प्रकार से हुआ था, वो अभी भी हो सकता है। एंड इट कैन कॉज a major military embarrassment for the to the mightiest military of the world. जी, विवेक। मैं यूके देवनाथ जी से चाहूंगा यही सवाल, सेम क्वेश्चन जिस पर अनिल माथुर जी बोले थे। क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन को सिंक करने की कैपेबिलिटी, डुबोने की ताकत रखता है ईरान? विवेक, एयरक्राफ्ट कैरियर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि एक तो उसका टॉप डेक बहुत मजबूत होता है। तो जो आम कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है, जो कि एक रॉकेट या मिसाइल के ऊपर हम लोड कर सकते हैं, 500 किलो का या 1000 किलो का, वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। दूसरी बात है कि एक
उसके एक चेंबर में, एक कमरे में अगर कहें, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो पूरा बाकी में जो डैमेज कंट्रोल है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है। यानी एक चेंबर का जो डैमेज है वो ऑटोमेटिकली अगले कमरे में जा नहीं पाता है, ना आग और ना ही अंदर घुसता हुआ पानी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को एक या दो 500 किलो या 1000 किलो के बॉम्ब से सिंक करना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि जनरल माथुर ने बताया, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। अब होता यह है कि क्या वाकई ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के इतने पास चला गया है? नहीं, अभी भी ये ईरान से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ईरान के जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल हैं, वो अभी भी अ, उनकी एक्सट्रीम रेंज पर है अब्राहम लिंकन। तो इतने आसानी से अब्राहम लिंकन के ऊपर फिलहाल ईरान कोई मिसाइल दाग नहीं सकता। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला करके ईरान को सिर्फ एक पॉलिटिकल बोनस पॉइंट मिलता है, कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डूबेगा नहीं। बहुत बड़ा ह्यूज है। डैमेज कंट्रोल सिस्टम पूरा, जैसे मैंने कहा, ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। तो ईरान जो है अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा, हम इस पर बात कर रहे थे। देखिए, अगर सत्ता परिवर्तन करनी है तो दो चीजें जरूरी चाहिए। एक तो अमेरिका का इजराइल का हमला और दूसरा इजराइल के अंदर खलबली। लेकिन इजराइल के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे थे, सरकारी इमारतों को आग लगाई जा रही थी, बसों को, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, कुछ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, वो वाला फेस अब नहीं रहा है। सारे प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल पा लिया गया है और वो घर चले गए हैं। एक और चीज जो है कि अमेरिका क्यों नहीं हमला कर रहा, क्योंकि अमेरिका अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि 100 जहाज भेजकर 200 बॉम्ब गिरा के क्या कर लेंगे। 12 दिन की लड़ाई में पिछले साल जून में इजराइल एयरफोर्स ने करीबन 2000 सॉर्टीज लॉन्च की थी। हर रोज या तो 100 या हर रोज 200। 2000 सॉर्टीज अगर लॉन्च की तो उन्होंने वहां पर जो बॉम्ब्स गिराए, उसका ईरान पर क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ, ईरान ने उसकी भरपाई अगले 1, 2, 3, 4 महीने में कर ली। तो डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने एडवाइस कर दिया है कि हवाई हमले, सिर्फ हवाई हमले करके या टोमाहोक क्रूज मिसाइल छोड़कर आप ईरान को इधर उधर चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो एक गेम चेंजर हमला नहीं होगा। क्या अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है? नहीं करेगा। क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह डेल्टा फोर्स भेजेगा? सवाल ही नहीं उठता है। डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में सक्सेसफुल हो गई क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में पास थे। कराकास जो है समुद्र के पास है, वो डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर अचानक रात को टेक ऑफ किए, 11 मिनट में मदुरो के पैलेस में पहुंच गए। ऐसा ईरान में नहीं है। तो डेल्टा फोर्स 700 किलोमीटर दूर है तेहरान समुद्र से। नियरेस्ट जहां पर अभी अमेरिका की स्ट्राइक फोर्स हेलीकॉप्टर फ्लीट होगी, चाहे वो कुवैत में हो या कतार में हो, वहां से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। तो डेल्टा वेनेजुएला जैसा वाला स्ट्राइक भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बात करेंगे, जैसे हम कह चुके हैं। अब वो बात करने से भी और नरम हो गए। अब वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए रेडी हो गया। देखिए, डबल क्वेश्चनिंग हो गई। परसों तक अमेरिका कह रहा था कि हम बात करेंगे, और आज उन्होंने उसको और नरम कर दिया। ये क्या कि ईरान भी रेडी हो गया है बात करने के लिए। वो जाहिर बात है, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हम बात करेंगे। तो जो हमला है वो टाइम बीइंग के लिए बैकग्राउंड में चला गया है। हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 1 साल के बाद, एक दिन जुमे की नमाज के बाद फिर से अंदर प्रदर्शन चालू हो जाए। लेकिन वो एक अलग अपॉर्चुनिटी होगी अमेरिका के लिए। जी, यानी कि यहां से अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो रिजीम चेंज के लिए आगे बढ़े बाय द हुक और बाय द क्रूक, या फिर अब यहां से वापस यू टर्न ले ले। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है? फिर मैं विंग कमांडर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूं कि अमेरिका की जो भी असेसमेंट है
वो ये है कि भाई हमारा भी नुकसान काफी ज्यादा होगा अगर ऑल एग्जैक्टली। आउट जंग होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब इस असेसमेंट को लेकर क्या अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को तब भी हासिल करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, इस पर वहां पर डिबेट चल रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का और खासकर इजराइल का काफी नुकसान होगा अगर उनको अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। इस वजह से वॉर थोड़ी देर के लिए रुक गई है। लेकिन अगर हम ये मानेंगे कि अमेरिका के बहकावे में आकर या अमेरिका ने उनको एगॉन करके इतने सारे ईरानियंस को मरा दिया, ये कह कर के हम आपकी मदद करने वाले हैं, रजा पहलवी आ रहे हैं वहां पर आपको बचाने के लिए, और इतनी सारी दुश्मनी के बावजूद जो पिछले 1979 के रेवोल्यूशन के बाद आपस में चल रही है, क्या अमेरिका स्टेप बैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पूरा दिल भी फेसलेस, मतलब उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। उनकी छवि वैसे ही खराब हो रही है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान से वो सिंबॉलिक विड्रॉल हुआ था, तो ट्रंप ने क्या बोला था बाइडेन को कि तुमने अमेरिका की बेइज्जती कराई। तो क्या अमेरिका स्टेप बैक करेगा? नहीं करेगा। ये मैं मानता हूं कि ये बातचीत, ये राजी हुआ है, वो राजी हुआ है, ये इज प्लेइंग फॉर टाइम। और मैं मानता हूं कि अमेरिका यहाँ इस स्थान से स्टेप बैक नहीं कर सकता है। नेगोशिएशन के रास्ते वो ऐसे ढूंढेंगे कि अयतुल्लाह खमेनी की जो हुकूमत है उनको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जंग होगी, ठीक है, हमने ये भी जाना है IRGC जो है ना वो 2.5 लाख की फौज है और दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू खमेनी। वो खमेनी की अपनी फौज है और हर डिसीजन जो है एट द एंड ऑफ द डे वो खमेनी ने ही अप्रूव करना है। तो इतना आसान नहीं है उसको हटाना वहाँ से। लेकिन अगर अमेरिका उतनी कीमत अदा करने के लिए तैयार है तो फिर डेफिनेटली युद्ध तो होगा और ये रजीम चेंज तो तभी हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना है कि अमेरिका किस हद तक नुकसान उठाने को तैयार है और ईरान कितना दूर जा सकता है अपने रजीम को बचाने के लिए। दूसरी बात है चाइना और रशिया। देखिए, चाइना और रशिया डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, ये हमें जानना चाहिए। इवन यूक्रेन में भी नेटो और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने हथियार वगैरह तो भेज दिए लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स तो कोई नहीं आया उनका। रशिया भी नहीं ग्राउंड ट्रूप्स भेजेगा, चाइना भी नहीं ग्राउंड ट्रूप्स, वो बहुत चालाक हैं दोनों। वो हथियार भेजेंगे, अपने मिसाइल भेजेंगे, वो भी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा क्योंकि अमेरिका वो एयर स्पेस बंद कर लेगा। तो कुछ हद तक तो वो कर सकते हैं एक दूसरे की मदद, लेकिन एंड में तो ईरान को ही लड़ना पड़ेगा और दोनों का बहुत नुकसान होगा। ईरान का नुकसान होगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा मैं मानता हूं इजराइल का होगा। और यही एक वजह है कि अमेरिका अभी स्टेप बैक कर रहा है। तो मैं मानता हूं अनिश्चितता का माहौल है, डिप्लोमेटिक वर्ड्स आर बीइंग एक्सचेंज, लेकिन एंड में क्या होगा मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका तो इतना करने के बाद स्टेप बैक करेगा। टिक्को सर, वो 40,000 सोल्जर्स भी हैं जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, अमेरिका के 19 बेसिस पर बैठे हुए हैं, उसमें से एक भी सोल्जर को कुछ हो गया तो अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली, मैं मानता हूं आपकी बात को बिल्कुल जी। मैं लेकिन अमेरिका एक चीज मैं बोलना चाहूँ, जो बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल, हाँ, में रूल कर रहे हैं ना आजकल, हाँ, पीट हेगसेथ और रूबियो जैसे, वो बिल्कुल मागा के आतंकवादी हैं मानो एक प्रकार से, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वो आप देख लीजिए हेगसेथ का, उन्होंने दुनिया भर के अमेरिकन सब बेसिस जनरल को बुलाया और क्या लेक्चर किया उन्होंने, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनका तौर तरीका ही बिल्कुल अलग है। नहीं सर, ये तो, दो नहीं है, ये इनकी पूरी मंडली है। इसमें हावर्ड लुटनिक हैं, इसमें पीटर हेगसेथ हैं, इसमें जो है पीटर नवारो हैं, ये 20 खोपड़ों की पूरी मंडली है जो पूरा दिमाग लगाते रहते हैं। मैं बिल्कुल आशीष जी से रिएक्शन चाहूंगा। आशीष जी, ईरान के नुकसान की बात हो रही है, अमेरिका के नुकसान की बात हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट जला तो पूरा का पूरा ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल कोलैप्स कर जाएगा इंटरनेशनली, उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर क्या ये बात भी अमेरिका के ज़हन में है?
देखें, अमेरिका की इस समय जो कोर कमिटी है, आपने नाम लिया सबका, पीट हेग्सेथ हैं, रूबियो हैं और ट्रम्प साहब हैं, दे आर डेलिंक्वेंट्स। वो इतनी डीप थिंकिंग के साथ कुछ एक्शंस पिछले एक साल में नहीं ले रहे। दे आर वेरी डेलिंक्वेंट इन देयर कंडक्ट। ये हमने देखा है, चाहे वो टैरिफ पे हो, चाहे वो वेनेजुएला पे हो। हाँ, तो दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो फील्ड से जुड़ी हुई है, उनके पास इस किस्म की बेवकूफियों का चांस नहीं है। और इसी वजह से ये फ्लीट्स, ये जो अटैक ग्रुप वहां पे मूव इन किया हुआ है ओशन के पास, वो इतना डिस्टेंस रखे हुए है ईरान से कि स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूज करें बिना अपने आप को रिस्क में डाले। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से, वो चाहे F-35 से हो, रैप्टर से हो, वो स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज करेंगे जब वो ईरान की मार के जद में नहीं होंगे। और उसके बाद एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस, ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को 50% क्रिपल करने के बाद ही ये फर्दर मूव इन करेंगे। बट ये एक बहुत ही डेंजरस सिनेरियो होगा। उसके पहले इनके पास काफी मिसाइल्स हैं, और ईरान से ये काफी दूर हैं, तो ये अपना सेफगार्ड लेकर चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात तो सही है कि अब यहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिना ईरान में कुछ चेंजेस लाए वापस स्टेप बैक नहीं कर सकता। दे हैव द पावर टू होल्ड, स्टैंड ऑफ कैन कंटिन्यू। ईरान तो वहीं का वहीं है, लेकिन इस फ्लीट के पास भी एक एक साल तक, 300-300 दिन तक एक जगह पे जमे रहने की विद ऑल राशन। उनके इस निमित्ज क्लास में, लिंकन में, दो दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस एक जगह पे रह सकते हैं। तो वहां कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनके रिक्वायर्ड चेंजेस जो वो ईरान के अंदर चाहते हैं उसमें से कुछ एक्शंस शुरू नहीं हो जाते। देन दे कैन विड्रॉ टू गिव देम सम मोर टाइम। इस तरह का एक फेस सेविंग मुझे दिखता है, विवेक। और इसराइल का क्या इस सब में? इसराइल तो कह रहा है कि ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। ईरान पर इस तरह का अटैक होगा। वो तो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं सर। इसराइल का जैसा कि प्रीवियस पैनलिस्ट ने भी बोला कि उनके ऊपर छोटी पोटेंसी के न्यूमरस मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स होंगे, लेकिन उसमें से वो केपेबल हैं। उनके पास अमेरिका का दिया हुआ हर वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका खुद यूज करता है, और दे आर मोर देन प्रिपेयर्ड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनी सच। और इसमें ये नहीं होगा कि एक बार तेहरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर तो अमेरिका फिर चुपचाप बैठेगा। अमेरिका विल जॉइन हैंड्स, अनलाइक द प्रीवियस टाइम जब उन्होंने ईरान वर्सेस इसराइल पिछली बार जब ईरान ने रिटेलिएट किया था, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स भेजे थे और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल टारगेट किया था इसराइल पे। कई मिसाइल से इसराइली सिटीज को हिट हुए थे। उस वक्त उनका डिफेंस, एयर डिफेंस 100% सक्सेसफुल नहीं रहा था। विवेक, द डैमेज ऑन ग्राउंड, इसीलिए अभी किसी ने बोला था कि ईरान हैज द पावर टू सिंक लिंकन। नॉट रियली, नोवेयर क्लोज। वो नंबर ऑफ हिट्स से मतलब नहीं होता है, द पोटेंसी ऑफ द वॉरहेड जो इन ड्रोन्स पे, इन मिसाइल्स पे कैरी होते हैं। अगर आप देखें जितने नंबर्स उन्होंने बोले थे हमने इसराइल पे मारे हैं, इसराइल वुड हैव बीन डिवास्टेटेड, बट नथिंग हैपेंड। विद इन 24 आवर्स दे वर बैक। तो ये एक कुछ मीडिया की भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन होती है जो डिमोरलाइज करने के लिए की जाती है। नथिंग हैपेंड टू इसराइल। सिमिलरली जब अमेरिका ने बोला कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, विद इन मंथ्स दे वर बैक। और IAEA ने जाके शायद वहां चेक भी किया कि कितना डैमेज हुआ है। वो B-2 बॉम्बर्स जो मल्टी लेयर पे एक्सप्लोड करते हैं, 18 मीटर्स डेप्थ तक जाके चट्टानों के नीचे फटते थे, बट उनका डैमेज इतना नहीं है जितना यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था। और इसी वजह से वो आज फिर से बोल रहे हैं यू स्टॉप योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। बट यूएस प्रेसिडेंट ने 6 मंथ्स पहले बोला था वी हैव ऑब्लिटरेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो समवेयर समबडी इज लाइंग। तो ऐसे में ईरान के पास मिलिट्रीली इतनी पावर, इतनी कुवत नहीं है कि वो अमेरिका को इतना दूर से भी टेक ऑन कर पाए। नहीं, वॉर का तो खैर 1-to-1 वॉर में तो खैर सवाल नहीं उठता कि ईरान मुकाबला कर ले। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो डेंट बड़ा कर सकते हैं। जी विवेक जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हाँ। किसी भी सूरत में आप छोड़िए, ये तो बहुत बड़ी बात है एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को हिट करना है। इब्राहिम लिंकन या दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास
जेराल्ड फोर्ड है मेरे ख्याल से। गेराल्ड फोर्ड है, अभी इनके- शायद वहां उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेजा है। हाँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेजा है। हाँ। इनके अमेरिका ईरान का मिसाइल इनके आसपास नहीं आ सकता कहीं। अगर इनको हिट हुआ ना, इट इज लाइक हिटिंग अमेरिकन मेनलैंड। अच्छा, सवाल पैदा नहीं होता है, दे विल बी इन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, और सवाल ही पैदा नहीं होता उनको ऊपर हिट। अगर आप इब्राहिम लिंकन को हिट करेंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेंगे, वो तो अमेरिकन पर हमला हुआ, और वो फिर आपको पता है फिर अमेरिका के पास कितनी ताकत है, दे विल यूज एवरीथिंग टू डिस्ट्रॉय ईरान। तो इट विल नॉट हैपन, लेट्स एक्सेप्ट दैट। चलिए हम तो खैर हिंदुस्तानी यही मान के चलते हैं कि युद्ध से नहीं, हम बुद्ध की धरती वाले देश है, तो बुद्धि से और बातचीत के टेबल पर ऐसे मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। फिर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो हमारी नजर आएगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।